हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की ज्योग्राफ़ी SCERT बुक से पढ़ रहे थे और हम लोग 4 चैप्टर तक कंप्लीट करके 5वां चैप्टर का भी बिहार कृषि एवं वन संसाधन इसका भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज हम लोग इसके दूसरे खंड पे जाने वाले हैं। दूसरा खंड जो है उसका चलिए हम लोग दूसरे खंड को देखते हैं। दूसरे खंड में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, ये हम लोग बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, खनिज संपदा की उपलब्धता किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास का सूचक होता है। बिहार विभाजन के बाद खनिज संपन्न क्षेत्र झारखंड में चला गया और बिहार राज्य खनिज संपदा से लगभग खाली हो गया। अब यहाँ देश के खनिज संसाधन का भंडार 1% से भी कम है। तो देखिए 1% से भी कम है। इसमें क्या क्या है? चूना पत्थर पायराइट्स ही 2 ऐसे खनिज है जो यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो ये दोनों याद रखिएगा, चूना पत्थर और पायराइट्स जो है 2 ठीक ठाक मात्रा में है। इसके अतिरिक्त बॉक्साइट, क्वार्जाइट, फेल्सपार, मैग्नेटाइट आदि थोड़ी बहुत मात्रा में सिंचित है। 2005-06 में खनिज संपदा से बिहार को 96.38 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। बिहार के खनिजों को निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है। तो आपको याद रखना है, चूना पत्थर और पायराइट्स बहुत ज़्यादा अच्छा मात्रा में है। उसके अलावा बॉक्साइट, क्वार्जाइट, फेल्सपार, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, क्वार्जाइट, फेल्सपार, मैग्नेटाइट है। ठीक है। धात्विक खनिज, मेटालिक मिनरल्स, इसके अंतर्गत बॉक्साइट, मैग्नेटाइट और सोना अयस्क आता है। तो धात्विक खनिज होते हैं जिसमें मेटल वाला चीज़, ठीक है, मेटालिक मिनरल, उसके अंतर्गत बॉक्साइट, मैग्नेटाइट और सोना अयस्क आता है। उसके बाद बॉक्साइट का भंडार बिहार में 1.5 हजार मीट्रिक टन है। यह गया, जमुई और बांका जिले में मिलता है। मैग्नेटाइट पत्थर का कुल भंडार 0.59 हजार मीट्रिक टन है। यह बिहार के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है। सोना अयस्क यहाँ बहुत अल्प मात्रा में दक्षिण बिहार की नदियों के बालू में रेत के साथ मिलता है, जिसमें सोना धातु की मात्रा 0.1 से 0.6 ग्राम प्रति टन प्राप्त होता है। सोना अयस्क का कुल भंडार 128.88 मीट्रिक टन है। बिहार में इसका वाणिज्यिक उत्पादन नहीं होता है। तो देखिए आपको इसमें टन वन याद रखने का ज़रूरत नहीं, कितना मात्रा में है, कहाँ क्या क्या चीज़ मिलता है, बस उतना याद रखिए। ठीक है। तो धात्विक खनिज में 3 ऐसा है, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट और सोना। ठीक है, 3 ही है। बॉक्साइट जो है जमुई और बांका में मिलता है। मैग्नेटाइट जो है वह बिहार के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है। और सोना जो है बहुत ही अल्प मात्रा में दक्षिण बिहार की नदियों के बालू और रेत के साथ मिल जाता है। ठीक है। उसके बिहार में इसका वाणिज्यिक उत्पादन नहीं होता है। सोने का बिहार में वाणिज्यिक उत्पादन नहीं होता है। अब यहाँ बॉक्स में देखते हैं, मस्कोवाइट बहुत ही उच्च कोटि का अभ्रक होता है। इसे बंगाल रूबी के नाम से भी जाना जाता है। यह लाल तांबे के रंग का होता है और इसकी परतें बहुत मोटी होती है, 15 से 30 सेंटीमीटर लंबी और 8 से 10 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। अभ्रक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, मॉस्कोवाइट, फ्लोगोफाइट एवं बायोटाइट। हाँ, तो 3 प्रकार के अभ्रक होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मॉस्कोवाइट के बारे में दिया है। यह बहुत ही उच्च कोटि का अभ्रक होता है। इसको बंगला रूबी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बंगाल रूबी के नाम से भी जानते हैं। यह लाल तांबे के रंग का होता है। इसकी परतें बहुत मोटी होती है, 15 से 30 सेंटीमीटर लंबी और 8 से 10 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ठीक है। अभ्रक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, मॉस्कोवाइट, फ्लोगोफाइट एवं बायोटाइट। ठीक है, बायोटाइट, ये 3 प्रकार के होते हैं, मॉस्कोवाइट, फ्लोगोफाइट, बायोटाइट। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं।
अब मॉस्कोवाइट जो है सबसे उच्च कोटि का अभ्रक होता है, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसको क्या नाम बोलते हैं, बंगाल रूबी के नाम से जाते हैं, और यह लाल तांबे के रंग का होता है। इसकी परतें बहुत मोटी होती है, 10 से 30 सेंटीमीटर लंबा, 8 से 10 सेंटीमीटर चौड़ा। बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको याद करना जरूरी है, ठीक है। बॉक्साइट कहाँ कहाँ पर मिलता है, जमुई और बांका में। उसके बाद मैग्नेटाइट कहाँ मिलता है, पहाड़ी क्षेत्रों में, बिहार के पहाड़ी क्षेत्रों में। सोना जो है दक्षिणी बिहार में कुछ मतलब कि नदियों के रेत वेत में मिल जाता है बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है। अब आते हैं अधात्विक खनिज के बारे में देखते हैं, ठीक है। चूना पत्थर, अभ्रक, डोलोमाइट, सिलिका, सैंड, पायराइट, क्वार्टजाइट, फेल्सपार, चीनी मिट्टी, स्लेट, सोरा जैसे अधात्विक खनिज भी यहाँ मिलते हैं। तो हम लोग धात्विक खनिज देख चुके थे, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट और सोना था, ठीक है। अब हम लोग नॉन मेटेलिक यानी कि अधात्विक खनिज के बारे में देखेंगे, जिसमें चूना पत्थर, अभ्रक, डोलोमाइट, सिलिका सैंड, पायराइट, क्वार्टजाइट, फेल्सपार, चीनी मिट्टी, स्लेट, सोरा जैसी अधात्विक खनिज भी यहाँ पर मिलते हैं। बिहार में चूना पत्थर का कुल भंडार इतना मीट्रिक टन है। यहाँ मुख्य रूप से कैमूर और रोहतास मिलता है। तो बस आपको एरिया याद रखना है, ठीक है, कि चूना पत्थर कहाँ पर मिलता है, तो कैमूर और रोहतास में मिलता है। इसका वार्षिक उत्पादन 260 टन होता है, और इसका उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग और कच्चे माल के रूप में होता है। इसे घरेलू उपयोग में भी लाया जाता है। तो आपको कितना याद रखना है, बस चूना पत्थर कहाँ मिलता है, कैमूर और रोहतास में। अभ्रक के कुल भंडार इतने मीट्रिक टन है, और यह झारखंड से संलग्न क्षेत्रों में पाया जाता है। नवादा, जमुई, बांका जिलों में इसका भंडार है। बिहार में मॉस्कोवाइट अभ्रक पाया जाता है। बिहार में जो है मॉस्कोवाइट यानी उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है। तो अभ्रक जो है झारखंड से जो लगे हुए क्षेत्र हैं उनमें पाया जाता है, जैसे कि नवादा, जमुई, बांका जिले में पाया जाता है। बिहार में मॉस्कोवाइट अभ्रक पाया जाता है। कैमूर और रोहतास जिले में डोलोमाइट का भंडार है। तो अभी हम लोग चूना पत्थर का भी देखे थे, तो चूना पत्थर का भी कैमूर और रोहतास में था, और डोलोमाइट भी जो है कैमूर और रोहतास जिले में इसका भंडार है, ठीक है। सिलिका सैंड मुख्य रूप से मुंगेर जिले से प्राप्त होता है। सिलिका सैंड कहाँ से, मुंगेर जिले से प्राप्त होता है, ठीक है। और देख लेते हैं, सिलिका सैंड मुख्य रूप से मुंगेर जिले से प्राप्त होता है। इसके लिए इसका कुल भंडार इतने मीट्रिक टन पायराइट है। इसके लिए रोहतास की अमझोर पहाड़ी प्रसिद्ध है, और दूसरा केंद्र कैमूर जिला है, ठीक है। बिहार में पायराइट्स भंडार इतने मीट्रिक। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया या पता नहीं। सिलिका सैंड जो है मुंगेर जिले से प्राप्त होता है, और पायराइट्स को अगर हम देखें तो रोहतास के अमझोर पहाड़ी, और दूसरा केंद्र कैमूर है। यानी रोहतास और कैमूर से बहुत ज़्यादा चीज़ें, चूना पत्थर भी पाया जा रहा है, डोलोमाइट भी पाया जा रहा है, और पायराइट भी पाया जा रहा है। तो पायराइट का अमझोर पहाड़ी जो है, और दूसरा केंद्र जो है कैमूर है, ठीक है। इस बिहार पायराइट के भंडार में इतना मीट्रिक टन है, और अब यह बिहार का सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। तो हम लोग देखे थे पायराइट और चूना पत्थर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि रोहतास और कैमूर में पाए जाते हैं, ठीक है। गया, नवादा, मुंगेर, बांका जिलों में क्वार्टजाइट की खाना है। तो गया, नवादा, मुंगेर और बांका जिलों में क्वार्टजाइट की खान है। यह एक कीमती पत्थरों में से एक है। बिहार में इसका कुल भंडार इतना मीट्रिक टन है। बिहार में कुछ मात्रा में फेल्सपार उपलब्ध है। यह भी एक कीमती पत्थर है, जो कि दक्षिण जिलों से प्राप्त होता है। तो यह जो फेल्सपार है वह भी दक्षिण जिलों से प्राप्त होता है। चीनी मिट्टी के भंडार भागलपुर, मुंगेर और बांका जिले में है। चीनी मिट्टी कहाँ पर मिलता है, भागलपुर, मुंगेर और बांका। इसका कुल उत्पादन इतने मीट्रिक टन है। लखीसराय, मुंगेर और भागलपुर में स्लेट से संभावित भंडार है। इसका कुल भंडार 4 लाख टन घन मीटर है। सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना, नालंदा, जहानाबाद, औरंगाबाद में सोरा प्राप्त होते हैं। तो अभी हम लोग क्या क्या इसमें देखें वो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो चूना पत्थर जो है कहाँ कहाँ पर मिलता है, कैमूर और रोहतास में, ठीक है। अभ्रक जो है वह हमारे बिहार में जो है मॉस्कोवाइट वाला मिलता है, जो कि झारखंड से लगे हुए जितने भी ज़िले हैं, जैसे कि नवादा, जमुई, बांका, इस तरह के क्षेत्रों में मिलता है, ठीक है। नवादा, जमुई, बांका, बिहार में मॉस्कोवाइट अभ्रक पाया जाता है। उसके बाद कैमूर और रोहतास से डोलोमाइट पाया जाता है, और सिलिका जो है सिलिका सैंड जो मुख्य रूप से मुंगेर में मिलता है।
पायराइट भी रोहतास के अमझोर पहाड़ी और कैमूर से मिलता है। गया नवादा मुंगेर बांका, ठीक है, गया नवादा मुंगेर बांका से क्वार्टजाइट की खानें मिलती है। यह एक कीमती पत्थर है। उसी तरह फेल्सपार भी जो है वह एक कीमती पत्थर है जो कि दक्षिण के ज़िलों से प्राप्त होता है, यानी कि झारखंड के साथ लगे, मतलब दक्षिणी बिहार से प्राप्त होता है, ठीक है। चीनी मिट्टी का भंडार भागलपुर मुंगेर बांका से होता है। और लखीसराय मुंगेर भागलपुर ज़िलों से स्लेट का भंडार मिलता है। लखीसराय मुंगेर भागलपुर, ठीक है। सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना, नालंदा, जहानाबाद, औरंगाबाद में सोरा पर्याप्त मात्रा में, यानी कि यह थोड़ा सा उत्तर बिहार के बारे में है। सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना, नालंदा, जहानाबाद। पटना तो खैर बीच में आ जाता है, मतलब बीच में तो नहीं, उत्तर दक्षिण में ही देखेंगे, पटना, नालंदा, जहानाबाद और औरंगाबाद। इसमें क्या है, सोरा प्राप्त होता है। तो सोरा देखिए सब तरफ मिल रहा है। सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना, नालंदा, जहानाबाद, औरंगाबाद। पटना, नालंदा, जहानाबाद, औरंगाबाद। तो कहाँ कहाँ पर मिल रहा है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखना। अब हम देखते हैं बॉक्स में क्या है। अमझोर पहाड़ी रोहतास के पायराइट से 40% गंधक सल्फर मिलता है, ठीक है। अमझोर पहाड़ी के पायराइट से 40% गंधक मिलता है। सिंदरी उर्वरक उद्योग के लिए पायराइट रोहतास एवं कैमूर के खदानों से जाता है। अमझोर पहाड़ी में पायराइट का जमाव 125 किलोमीटर है। तो देखिए अमझोर पहाड़ी जो है रोहतास में, वो पायराइट के लिए जाना जाता है। इससे 40% गंधक यानी सल्फर मिलता है। सिंदरी उर्वरक उद्योग जो है उसमें पायराइट जो है रोहतास और कैमूर से ही जाता है। और अमझोर पहाड़ी में पायराइट्स का जो जमाव है 125 किलोमीटर तक है, 125 किलोमीटर है। मतलब अमझोर पहाड़ी में पायराइट्स को अगर आप मतलब खानों से निकालते चलिएगा तो 125 किलोमीटर में है, ठीक है। यानी ऊपर में ही नहीं है, 125 किलोमीटर को खोदते जाएंगे तब फिर जाके पायरेट्स मिलेगा हम लोगों को। चलिए, तो ये हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद देखना था प्रमुख खनिज देखना था, ठीक है। ग्रेफाइट, जिसे हम ब्लैक लीड या प्लम्ब गो नाम से भी जानते हैं। यह मुख्य रूप से रिफैक्ट्री उद्योग में उपयोग होता है। यह मुंगेर और रोहतास जिले में प्राप्त होता है, ठीक है। परमाणु खनिज एटॉमिक मिनरल जो होता है। ग्रेफाइट, जिसे हम ब्लैक लीड कहते हैं, ब्लैक लीड या प्लम्ब गो नाम से जानते हैं। यह मुख्य रूप से रिफैक्ट्री उद्योग में प्रयोग होता है। यह मुंगेर और रोहतास में मिलता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो है हम लोगों को कहाँ से मिलता है, मुंगेर और रोहतास से। ईंधन खनिज के बारे में देखें तो गंगा द्रोणी बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC क्रेन्स बहुराष्ट्रीय कंपनी की मदद से इस ओर प्रयास चल रहा है। दरभंगा तथा चंपारण क्षेत्रों में खोज का काम चल रहा है। तो ईंधन फ्यूल जो है बिहार के द्रोणी में मिल सकता है, इसलिए जो ONGC है, मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैसेस कॉरपोरेशन, या क्रेन्स बहुराष्ट्रीय कंपनी की मदद से दरभंगा और चंपारण के क्षेत्रों में खोज का काम चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कुछ इन खनिजों के अतिरिक्त ग्रेनाइट, उच्च कोटि के बालू एवं क्ले मिट्टी का पर्याप्त भंडार है। ग्रेनाइट का भंडार गया, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई, नवादा, भागलपुर और बांका जिले में है। तो हमारे पास इन सब खनिजों के अलावा और क्या है, ग्रेनाइट है, उच्च कोटि का बालू है, क्ले मिट्टी है, ये सब चीज़ हमारे पास है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं शक्ति के साधन, सोर्स ऑफ एनर्जी। बिहार शक्ति के संसाधन में बिहार शक्ति के संसाधनों में से किसी भी साधन में विकसित नहीं है। मतलब शक्ति का जितना भी साधन होता है उन सब में से किसी में भी विकसित नहीं है। इस संबंध में दूसरे पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। इस क्षेत्र में कुछ इकाई विकसित हैं भी तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत में तापीय विद्युत केंद्र। तो अगर एक आध सोर्स अगर थोड़ा बहुत विकसित है भी तो वह है परंपरागत ऊर्जा वाला जो तापीय विद्युत केंद्र होता है वह, ठीक है। देखते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में बिहार में
कई तापीय विद्युत केंद्र हैं, ठीक है, जिसमें कहलगांव, कांटी और बरौनी तापीय विद्युत केंद्र प्रमुख हैं। तो याद रखिएगा, एक कहलगांव है, कांटी है और बरौनी तापीय विद्युत केंद्र है। कहलगांव सुपर थर्मल पावर की उत्पादन क्षमता 840 मेगावाट है। यह केंद्र द्वारा प्रायोजित एनटीपीसी के अधीन कार्य करता है, ठीक है। तो यह कहलगांव सुपर थर्मल जो है वह 840 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है, जो कि एनटीपीसी द्वारा मतलब एनटीपीसी के अधीन कार्य करता है। भविष्य में इसकी क्षमता 1500 मेगावाट करने की योजना है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर के निकट, इसकी उत्पादन क्षमता लगभग 120 मेगावाट है और बरौनी ताप विद्युत परियोजना की स्थापना रूस के सहयोग से किया गया है। इसका उत्पादन क्षमता 145 मेगावाट है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या क्या देखें, पहला तो कहलगांव सुपर थर्मल या 840 मेगावाट उत्पादन कर रही है, एनटीपीसी द्वारा स्वचालित है और 1500 मेगावाट करने की योजना है। उसके बाद आते हैं कांटी, जो है मुजफ्फरपुर के निकट है। कांटी तापीय विद्युत केंद्र मुजफ्फरपुर के निकट है, 120 मेगावाट। बरौनी ताप विद्युत केंद्र परियोजना जो है वह रूस के सहयोग से बनाया गया है। इन परियोजनाओं में अतिरिक्त कुछ प्रस्तावित तापीय परियोजना भी है। इनमें बाढ़ और नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना है। बाढ़ प्रस्तावित तापीय विद्युत परियोजना की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 200 मेगावाट है। इसका तैयार हो जाने के बाद दक्षिण बिहार का बिजली संकट समाप्त हो जाएगा। इस तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य एनटीपीसी द्वारा हो रहा है। यह पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल में है। यहाँ काम तेजी से चल रहा है। नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण रेलवे एवं एनटीपीसी के संयुक्त प्रयास से हो रहा है। इसका प्रस्तावित उत्पादन 1000 मेगावाट है और यह औरंगाबाद जिला में है। तो याद रखिएगा, यह जो बाढ़ जो है वह पहली बात तो 2 अतिरिक्त जो प्रस्तावित तापीय परियोजना है उसमें एक बाढ़ है और दूसरा नवीनगर है, ठीक है। बाढ़ परियोजना 200 मेगावाट प्रस्ताव है कि 200 मेगावाट या विद्युत उत्पादन करेगी, जिससे कि दक्षिण बिहार का जितना भी बिजली का संकट है वह समाप्त हो जाएगा। यह एनटीपीसी द्वारा किया जा रहा है और यह पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल में मतलब बाढ़ अनुमंडल है कहाँ, पटना जिला में। नवीनगर की बात करें तो नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण पहली बात तो यह औरंगाबाद जिला में है नवीनगर, और एनटीपीसी और रेलवे दोनों मिलकर काम कर रही है। इसका उत्पादन क्षमता कितना है, 1000 मेगावाट, ठीक है। यह औरंगाबाद जिला में नवीनगर है। तो इसको याद रखिएगा, क्या क्या अभी हम बताएं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में कहलगांव, कांटी और बरौनी है, ठीक है। कहलगांव जो है, कहलगांव सुपर थर्मल प्लांट जो है 840 मेगावाट केंद्र द्वारा प्रायोजित एनटीपीसी द्वारा है, ठीक है, जिसमें 1500 मेगावाट करने की योजना है। उसके बाद कांटी विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर के निकट 120 मेगावाट पैदा करती है, ठीक है। और बरौनी ताप विद्युत परियोजना की स्थापना रूस के सहयोग से किया गया था। इसकी उत्पादन क्षमता 145 मेगावाट है, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा बाढ़ है और नवीनगर तापीय परियोजना जो है कि प्रस्तावित है। बाढ़ 200 मेगावाट मतलब कि विद्युत उत्पादन करेगी और यह दक्षिण बिहार के बिजली संकट समाप्त हो जाएगा। बाढ़ जो है पटना जिले के अंतर्गत है और यह एनटीपीसी द्वारा किया जाएगा। नवीनगर जो है यह औरंगाबाद जिले में है और एनटीपीसी और रेलवे दोनों मिलकर इसमें काम करेगा। 1000 मेगावाट उत्पादन क्षमता है, ठीक है। बॉक्स में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कहलगांव सुपर थर्मल पावर बिहार की सबसे बड़ी तापीय विद्युत परियोजना। याद रखिएगा, कहलगांव वाला जो है वह सबसे बड़ी तापीय परियोजना है। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। बरौनी ताप विद्युत परियोजना 1970 में स्थापित हुआ। कहलगांव एवं कांटी के लिए कोयला झारखंड के खानों से प्राप्त किया जाता है, जबकि बरौनी के लिए कच्चा माल एवं डीजल बरौनी तेल शोधक कारखाने से मिलता है। तो कहलगांव जो है सबसे पहले तो इसकी स्थापना सबसे बड़ी तापीय विद्युत परियोजना है और इसकी स्थापना जो है 1979 में हुआ, ठीक है। और बरौनी ताप विद्युत परियोजना जो है यह 1970 में स्थापित हुआ। कहलगांव और कांटी के लिए कोयला जो है झारखंड से मंगाया जाता है, लेकिन बरौनी के लिए वहीं पर जो कच्चा माल जो है बरौनी तेल शोधक कारखाने से मिलता है, ठीक है। तो कहलगांव और कांटी के लिए झारखंड से कोयला मंगाया जाता है, लेकिन बरौनी के लिए वहीं पर जो डीजल मतलब बरौनी तेल शोधक कारखाना है वहीं से लिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और
तो आगे देखने से पहले जल विद्युत के बारे में इसमें बताया गया है, देखते हैं। बिहार में जल विद्युत परियोजना पर तेज़ी से काम हो रहा है। इसके विकास के लिए 1982 में बिहार राज्य जल विद्युत निगम, बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन BHPC का गठन किया गया। इसके द्वारा 255 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। डेहरी रोहतास जिला स्थित पश्चिमी सोन और वारुण औरंगाबाद जिला पूर्व सोन लिंक नहर, वाल्मीकि नहर पश्चिमी चंपारण तथा कटैया परियोजना BHPC के अधीन संचालित है, ठीक है। तो BHPC के संचालित कौन कौन सा परियोजना है? डेहरी रोहतास जिला स्थित पश्चिमी सोन परियोजना, ठीक है। वारुण औरंगाबाद जिला पूर्वी सोन लिंक नहर, ठीक है। तो जो हम लोग ये क्या बोलते हैं, सोन नदी परियोजना के तहत पढ़े थे कि पश्चिम में और पूरब में है। तो पश्चिम में हम लोग देखे थे कि डेहरी के पास था और पूरब में वारुण के पास था। तो यह दोनों भी BHPC के अधीन स्वचालित है। उसके बाद वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण तथा कटैया परियोजना, ये चारों परियोजनाएं BHPC के अधीन संचालित है। इससे ठीक है, इसमें बहुत सारा बताया गया है कितना मेगावाट उत्पादन होता है। कैमूर और औरंगाबाद में BHPC के अधीन कई प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं पर काम चल रहा है। तो बहुत सारे प्रस्तावित हैं, तो वह थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें इसके अतिरिक्त 6 निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं भी है। तो निर्माणाधीन कौन कौन सा है? कलेर अरवल में, अगनूर वगा पश्चिमी चंपारण, ओबरा औरंगाबाद, तेजपुर डेहरी रोहतास और तेजपुर डेहरी, उसके बाद नासिरगंज रोहतास, नोखा रोहतास, ठीक है। ये सब 6 निर्माणाधीन है। तो करेल याद रखिएगा, सॉरी कलेर अरवल और अगनूर वघा, ठीक है। अगनूर वघा पश्चिमी चंपारण, अगनूर वघा पश्चिमी चंपारण, ओबरा औरंगाबाद, तेजपुर डेहरी रोहतास का डेलबाग और नासिरगंज रोहतास का रोहतास, ठीक है। और नोखा रोहतास, तो रोहतास में कौन कौन सा है? 3 है, तेजपुर डेहरी और नासिरगंज, उसके बाद नोखा। तेजपुर डेहरी, नासिरगंज, नोखा जो है रोहतास में, ओबरा जो है औरंगाबाद है, अगनूर वगहा जो है पश्चिमी चंपारण है, कलेर अरवल है, ठीक है। तो यह सब याद रखिएगा जो कि जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है, ठीक है। कलेर अरवल, अगनूर वगहा पश्चिमी चंपारण, ओबरा औरंगाबाद, तेजपुर डेहरी, नासिरगंज और नोखा, यह सब रोहतास है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना कुछ पढ़ लिए। अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इसको, क्योंकि रिवीजन ज़रूरी है। यहाँ से देखते हैं, ठीक है। धात्विक खनिज में हम लोग देखे थे बॉक्साइट, मैग्नेटाइट और सोना, ठीक है। तो हम पहली बात तो चूना पत्थर और पायराइट्स का सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पर पर्याप्त मात्रा है। इसके अतिरिक्त बॉक्साइट, क्वार्टजाइट, फेल्सपार, मैग्नेटाइट भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो धात्विक खनिज के अंतर्गत हम लोग देखे थे बॉक्साइट, मैग्नेटाइट और सोना, ठीक है। तो बॉक्साइट जो है कहाँ पर पाया जाता है? गया, जमुई और बांका जिले में, ठीक है। बॉक्साइट कहाँ पर है? गया, जमुई और बांका जिले में। मैग्नेटाइट जो है वह पहाड़ी क्षेत्रों में, बिहार के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है। सोना जो है थोड़ा बहुत दक्षिण बिहार के बालू में मिल जाता है, बालू के रेत के साथ मिल जाता है, और बिहार इसका वाणिज्यिक उत्पादन नहीं करता है, ठीक है। तो बॉक्साइट याद रखिएगा, गया, जमुई, बांका। उसके बाद मॉस्कोवाइट के बारे में पढ़े थे। मॉस्कोवाइट जो कि बहुत ही उच्च कोटि का अभ्रक होता है और बंगाल रूबी भी इसे कहा जाता है। यह लाल तांबे के रंग का होता है और इसकी परतें बहुत मोटी होती है, 15 से 30 सेंटीमीटर लंबी और 8 से 10 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। अभ्रक मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: मॉस्कोवाइट, फ्लोगोफाइट और बायोटाइट, ठीक है। उसके बाद आते हैं अधात्विक खनिज में। तो अधात्विक खनिज में हम चूना पत्थर के बारे में देखेंगे। तो ये चूना पत्थर रोहतास और कैमूर जिले में उत्पादन मतलब ज़्यादा मिलता है। उसके बाद अभ्रक जो है वह झारखंड से जो एरिया लगा हुआ है, यानी जमुई, नवादा, बांका, ये सब इलाके में, और बिहार में मॉस्कोवाइट अभ्रक यानी कि सबसे अच्छे वाला जो अभ्रक होता है वो पाया जाता है। डोलोमाइट जो है वह कैमूर और रोहतास ज़िले में मिलता है। उसी तरह सिलिका सैंड जो है वह मुंगेर में मिलता है। उसके बाद पायराइट जो है वो भी रोहतास के अमझोर पहाड़ी और
कैमूर में मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे क्वार्टजाइट कहाँ पर मिलता है, गया, नवादा, मुंगेर, बांका। गया, नवादा, मुंगेर और बांका में क्वार्टजाइट मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगला था फेल्सपार। फेल्सपार जो है एक कीमती पत्थर है, जो कि दक्षिण जिलों में मिलता है। और उसके बाद आया था फेल्सपार जो है यह एक कीमती पत्थर दक्षिण जिलों से प्राप्त होता है। चीनी मिट्टी का भंडार जो है, ठीक है, बिहार में कुछ मात्रा में फेल्सपार, ठीक है, क्वार्टजाइट की खाने कीमती पत्थरों से है, ठीक है। क्वार्टजाइट भी एक कीमती पत्थर है और फेल्सपार भी कीमती पत्थर है, ठीक है, दक्षिण के जिलों में मिलता है। चीनी मिट्टी का भंडार भागलपुर, मुंगेर, बांका में मिलता है। और लखीसराय, मुंगेर और भागलपुर में स्लेट मिलता है। लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर में स्लेट। उसके बाद और कुछ जो कि स्लेट का हम लोगों को पता चल गया। सोरा कहाँ पर मिलता है, सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना, नालंदा, जहानाबाद, औरंगाबाद, ठीक है। तो यहाँ पर सोरा मिलता है। उसके बाद परमाणु खनिज की बात करें तो ग्रेफाइट हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा मिलता है, जो कि मुंगेर और रोहतास ज़िले में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ईंधन खनिज में गंगा द्रोणी में खनिज तेल मिलने की संभावना है और ONGC इस पर काम कर रही है। केन्स बहुराष्ट्रीय कंपनी की मदद से दरभंगा और चंपारण में शोध चल रहा है। उसके बाद देखते हैं शक्ति साधन में बिहार जो है किसी में भी ठीक ठाक नहीं है, लेकिन परंपरागत ऊर्जा स्रोत, अच्छा एक थोड़ा सा यहाँ पर छूट गया था, अमझोर पहाड़ी रोहतास, ये बॉक्स जो है, तो अमझोर पहाड़ी रोहतास के पायराइट से 40% गंधक मिलता है। सिंदरी उर्वरक में यहीं से कैमूर खदान से ही पायराइट भेजा जाता है। अमझोर पहाड़ी में पायराइट जो 125 किलोमीटर में मिलता है, ठीक है, 125 किलोमीटर अंदर जाने के बाद। उसके बाद हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत की बात करें तो कहलगांव, कांटी और बरौनी ताप विद्युत केंद्र है। कहलगांव सुपर थर्मल पावर जो है वह 840 मेगावाट NTPC के अधीन कार्य करता है। और कांटी तापीय विद्युत केंद्र मुजफ्फरपुर के निकट, इसकी उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट है। बरौनी ताप विद्युत परियोजना जो है रूस के सहयोग से बना है। उसके बाद कुछ जो है प्रस्तावित है, जैसे कि बाढ़ है और नबीनगर है। बाढ़ जो है उससे 200 मेगावाट बिजली तैयार होने वाला है और दक्षिण बिहार का बिजली संकट समाप्त हो जाएगा इससे, और यह NTPC के द्वारा किया जा रहा है। पटना जिला के अंतर्गत यह आता है। नबीनगर जो है यह पहली बात तो औरंगाबाद के अंतर्गत आता है। NTPC और रेलवे दोनों मिलकर काम करने वाली है, 1000 मेगावाट उत्पादन करने वाला। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं कहलगांव सुपर थर्मल पावर जो है बिहार का सबसे बड़ा तापीय विद्युत परियोजना है, जो कि 1979 में बना था। बरौनी ताप विद्युत परियोजना 1970 में स्थापित हुआ था। कहलगांव और कांटी के लिए कोयला झारखंड से आता है, लेकिन बरौनी के लिए बरौनी तेल शोधक कारखाने से ही मिल जाता है तेल, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जल विद्युत में अगर हम देखें तो बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना 1982 में किया गया और इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें काम कर रही है, जैसे डेहरी रोहतास जिला में स्थित पश्चिमी सोन परियोजना, वारुण औरंगाबाद जिले में पूर्वी सोन परियोजना, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण कटैया परियोजना या BHPC के अंतर्गत काम कर रहा है। और इसमें कुछ निर्माणाधीन भी है, जैसे कलेर, अरवल, अगनूर, वघा, पश्चिमी चंपारण, अबोर, औरंगाबाद, तेजपुर, डेहरी रोहतास, नासिरगंज रोहतास और नोखा रोहतास, ठीक है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा ही बचा हुआ है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा लेकिन आप देख लीजिए। बिहार में गैर परंपरागत एवं नवीकरणीय ऊर्जा की भारी संभावनाएं मौजूद है। बहुत हद तक जल ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण को राज्य के ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत के जरिए दूरस्थ गांवों में विद्युतीकरण एवं नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों के विकास के लिए नोडल एजेंसियां बनाया गया है, ठीक है। बिहार में 92 संभावित स्थलों की पहचान की गई है जहां लघु जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित किया जा सके, जिनकी कुल क्षमता 46.1 मेगावाट है। बिहार में उत्पादन
योजना समेत बायोमास आधारित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना द्वारा 200 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो इसमें क्या क्या है देखिए, बिहार में 92 संभावित स्थलों की पहचान की गई है जहां लघु जल विद्युत परियोजनाओं का विकास किया जाएगा। तो 92 संभावित स्थल है। उसके बाद बिहार में यह उत्पादन योजना समेत बायोमास आधारित विद्युत परियोजना की स्थापना किया जाएगा। पवन ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना पर उपयुक्त संभावित स्थलों की पहचान करके राज्य की नोडल एजेंसी चेन्नई के सहयोग से पवन संस्थान आकलन कार्यक्रम हाथ में लेने का प्रयास में है। बायोगैस गांव में भोजन बनाने संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नवीकरणीय ऊर्जा एवं का महत्वपूर्ण स्रोत है। इस दिशा में प्रयास जारी है और आज तक 1.25 लाख संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। तो कुछ बात इसमें आपको याद रखना है। बिहार में 92 संभावित स्थल है जिसकी पहचान की गई है जल विद्युत परियोजनाओं के लिए। उसके बाद बायोमास आधारित विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए भी बिहार कार्य कर रहा है। और पवन ऊर्जा के लिए वह चेन्नई से पवन ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजना की स्थापना उपयुक्त संभावित स्थलों की पहचान करके राज्य की नोडल एजेंसी चेन्नई के सहयोग से पवन संसाधन आकलन कार्यक्रम हाथ में लेने का प्रयास कर रही है। यानी कि पवन ऊर्जा चेन्नई के सहयोग से किया जा रहा। बायोगैस गांव में भोजन बनाने संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो यह चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। और चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, ये पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला जो है पार्ट वह है बिहार में उद्योग एवं परिवहन, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।